नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब नीट रिजल्ट मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम से परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ा है। ऐसे में अदालत ने एनटीए का पक्ष जानने के लिए उसे नोटिस भेजा है, यानी कि इस मामले पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। इस बीच अदालत ने उस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है जिसमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उधर कई और छात्रों ने नीट रिजल्ट से जुड़ी अपनी समस्याएं उठानी शुरू कर दी हैं, जैसे कि किसी की मार्कशीट फटी हुई थी, किसी ने रिजल्ट में आंसर की से कम नंबर मिलने का दावा किया है। मतलब ये कि एनटीए पूरी तरह से छात्रों के सवालों के चक्रव्यूह में घिरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने भारी भरकम फीस देकर नीट की तैयारी की, मगर अब उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। बहुत सारे और सवाल भी जिनके जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मेरा ओएमआर चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 6000 to 8000 आनी चाहिए थी। आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया, ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? 720 में से हम 650 पा रहे हैं, फिर भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। हमारे नीट का एग्जाम करो और 24 लाख जो नीट के छात्र हैं उनको न्याय दो। इस हंगामे में दर्द भी है, सवाल भी है और सपनों के बिखर जाने का मलाल भी है। जब से नीट यूजी के रिजल्ट आए हैं तब से बस सवाल ही सवाल है। ऐसे में नीट रिजल्ट में कथित धांधली को लेकर तमाम याचिकाएं कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्हीं में से एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि जो परीक्षा के दौरान हुआ उसने एग्जाम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पर इंटेंशनल नहीं है। नीट यूजी रिजल्ट को लेकर अब ये कोर्ट के पाले में है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से जवाब मांगा है। देखिए, आज जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग ये थी, जितना मुझे मालूम है, कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस पर जज साहिबान ने अभी ऑर्डर में लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता है, जितनी शिकायतें आ रही हैं, कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, और उन्होंने एनटीए से रिप्लाई मांगी है 8 जुलाई तक। देश की सबसे बड़ी अदालत जिस तरह से नीट यूजी परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, उसके मायने बहुत गहरे हैं। है कि ये इस गड़बड़ की ओर इशारा हो सकता है, क्योंकि आर्गुमेंट्स आज पूरे नहीं हुए हैं। तो कि जैसे मिसाल के तौर पे 720 मार्क्स का सवाल होता है, उसमें एक गणित के हिसाब से आपको 700 सारे, अगर आपने सवाल सही किए तो 720 मिलेंगे, और अगर एक गलत कर दिया तो 716 या 715 मिल सकते हैं, और इसी श्रृंखला में नंबर आ सकते हैं। 719 या 718 नंबर नहीं आ सकते हैं। तो अलख पांडे जी ने इस सवाल को उठाया था
कि ये नंबर्स कैसे आए हैं, तो फिर एनटीए ने जवाब दिया था कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है और ग्रेस मार्क्स से ये श्रृंखला बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को मजबूर करेगा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए तो क्यों दिए गए, इतने सारे ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए गए, 67 बच्चे कैसे रैंक 1 होल्डर्स हैं, जो कि किसी साल नहीं होता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लगता है दिया कि इसके प्रोसेस को लेकर के कुछ सवालिया निशान है। नीट यूजी रिजल्ट के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर गुस्सा है और एनटीए ने जिस तरीके से सफाई दी है, उसके बाद सवाल और भी गहरे हो गए हैं। देखिए, रिकमेंडेशंस तो सबसे पहले ये देंगे कि ऑफ कोर्स अपने प्रोसेसेस को और स्ट्रांग किया जाए और स्मूथ किया जाए और प्रोएक्टिव हुआ जाए। बहुत ही मुझे रिएक्टिव अप्रोच दिखती है कि कोई मुद्दा उठ रहा है, 719 नंबर कैसे आया, हमें कुछ नहीं बताना है। अरे आपने ग्रेस नंबर हिस्ट्री में पहली बार दिए हैं, आपको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था? आपको साथ में लिख देना चाहिए था कि इस बार हमने ग्रेस नंबर दिए, इतने बच्चों को दिए हैं, इस बेसिस पे दिए हैं, ये सारी चीजें। आपने कुछ नहीं बोला, आप ग्रेस नंबर देके रिजल्ट जारी करके आप सो गए। कैसे आप ऐसा कर सकते हो? इतने कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो? तो ये चीज है, सेंसिटिव होना पड़ेगा, इतना आप केयरलेस बिहेवियर नहीं शो कर सकते हैं। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज कोर्ट में नीट रिजल्ट के मामले पर क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा वहीं पर मौजूद थे, देखिए उनकी रिपोर्ट। आज की सुनवाई में मुख्य बात यह रही कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इसमें जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, याचिकाकर्ताओं ने जो ग्राउंड दिए हैं, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि परीक्षा की पवित्रता के साथ कहीं न कहीं कुछ खिलवाड़ हुआ है, उस पर असर पड़ा है। तो जाहिर है कि एनटीए इसमें क्या जवाब देती है वो देखा जाए। इससे पहले की बात अगर हम करें, कोर्ट में मामला आने के पहले एनटीए ने जो दलीलें दी हैं, वो दलीलें ये हैं कि चूंकि परीक्षा के समय कई जगह सेंटर पर छात्र देरी से उनको क्वेश्चन पेपर मिले, परीक्षाएं देर से शुरू हुई, उनका टाइम खराब हुआ, जिसके लिए उन्हें कंपनसेशन मार्क्स दिए गए हैं। यही वजह है कि कई छात्रों के एक जैसे नंबर आए हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब रिजल्ट आए, उस दिन देश में आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। 4 मई को एग्जाम हुए और 4 जून को इसके रिजल्ट आए हैं। और रिजल्ट आने का मतलब जिस दिन देश में चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन इसका भी रिजल्ट आया। लोग देखकर हक्के बक्के रह गए कि कुछ छात्रों को, यानी 70 के करीब छात्रों को बिल्कुल पूर्ण अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग रैंक में, यानी अलग अलग नंबरों पर 10 से 20-30 छात्र ऐसे हैं। यानी जब रिजल्ट आया है तो यह देखकर आश्चर्य हुआ लोगों को कि देश के मेडिकल कॉलेजेस में जितनी सीटें हैं, अगर इन छात्रों को उस पर एडमिशन दिया गया, तब भी हजारों छात्र एडमिशन के अभाव में रहेंगे, यानी उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारी सीटें भर चुकी होंगी। ऐसे में उपाय क्या हो? याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अव्वल तो इस रिजल्ट को अवैध घोषित किया जाए, रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराई जाए। और ये क्यों और कैसे हुआ ये घपला, घोटाला, ये साजिश, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच करने को एक एसआईटी बनाई जाए, जिस एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस को इसकी निगरानी सौंपी जाए। और साथ ही आगे भविष्य में ऐसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। इसके लिए जो भी उपाय करने जरूरी हो वो उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में इसे दोहराया ना जा सके। इसके साथ ही एक याचिका ऐसी दाखिल हुई है जिसमें 20,000 से ज्यादा नीट के प्रभावित परीक्षार्थियों ने अपनी अर्जी लगाई है और ये कहा है कि त्राहिमाम संदेश भेजा है कोर्ट को कि उनका भविष्य बचाया जाए, उनके लिए उपाय किए जाएं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें क्या डायरेक्शन देता है, साथ ही सरकार इस बीच क्या कोई उपाय करती है। क्योंकि सरकार के नॉलेज में भी यह बात है, एनटीए के नॉलेज में भी यह बात है, क्या सारे लोग अपनी तरफ से इस बीच कोई उपाय करते हैं या फिर कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन इस 1 महीना बहुत दिलचस्प है, यानी ये बहुत क्रूशियल भी है, बहुत संवेदनशील है। इसमें हो सकता है कि सरकार या एनटीए कोई ऐसी उच्च अधिकार प्राप्त एजेंसी या जांच कमेटी बनाए, एसआईटी बनाए, जो इस मामले की जांच करे कि आखिर ये चीज कैसे हो गई है और इसे रोकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं, ताकि कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो तो एनटीए एक मजबूत और कहें तो सुदृढ़ योजना के साथ कोर्ट के सामने बता सके कि आखिर माजरा क्या है, हुआ क्या है। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, शिव खेड़ा एजुकेशनिस्ट, इसके साथ ही साथ हमारे साथ वैभव पांडे हैं, करियर काउंसलर, हमारे साथ एडवोकेट दिनेश जोटवानी भी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ हो सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि हम लगातार एनटीए के संपर्क में भी हैं, लेकिन ना तो कल और ना ही आज वहां से किसी ने कोई रिप्लाई किया है। हम कोशिश कर रहे थे कि एनटीए का पक्ष रखा जाए, कम से कम उनसे भी बात की जाए कि उनका क्या मानना है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नितिन विजय, आप ही के पास आते हुए ये बताइए कि अब कोर्ट ने क्योंकि ये कह दिया है कि पहली बात तो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया है, अब क्या होगा इस मामले में आगे? हालांकि कल एनटीए को अपना एक पक्ष रखना है और दूसरे पक्ष के लिए 8 तारीख तक का वक्त दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज सुनवाई हुई है वो शिवांगी मिश्रा, जिन्होंने 1 जून को अप्लाई करा था, पीआईएल दर्ज करी थी, उसकी आज सुनवाई हुई है। तो 4 जून को रिजल्ट आया था। उसके बाद की जो पीआईएल है, जैसे कि हमारी जो पीआईएल है वो कल उसकी डायरी में नंबर चढ़ा है, और जो हमारे लॉयर हैं जो आपके साथ सामने बैठे हुए हैं, दिनेश जी जोटवानी जी, उन्होंने उसको अप्लाई करा दिया है और कल हमें हियरिंग पे मिलेगी। तो जो रियल पीआईएल होगी, जो सुनवाई होगी, वो मेरे हिसाब से ये वाली नहीं है। शिवांगी मिश्रा जिन्होंने 1 जून को चीटिंग को लेके जिन्होंने ये पीआईएल दर्ज करी थी, वो बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, और उस पर भी अपन बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 अच्छे निर्णय दिए हैं। उन्होंने बोला काउंसलिंग पे रोक मत लगाइए, पर उन्होंने ये बात बोली है कि एनटीए से एक तो उन्होंने जवाब मांगा है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आगे आने वाली पीआईएल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है बहुत सारी पीआईएल आ रही है, कि आगे आने वाली पीआईएल को हम बहुत अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि जो मामला अभी तक एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। एक बार जरा दिनेश जोटवानी जी एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुमकिन है, क्योंकि सारी याचिकाएं जो हैं वो इसी मामले से जुड़ी हुई हैं, एक ये भी बात हो सकती है कि कोर्ट तमाम याचिकाओं को एक साथ रख के, क्योंकि मांगे तकरीबन एक जैसी है सारी, कोर्ट तमाम याचिकाओं को एक साथ रख के संज्ञान ले इस मामले में आगे, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि अलग अलग याचिकाएं हैं, अलग अलग प्रदेशों से याचिकाएं आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल कंबाइन हो सकती हैं। हाँ। सारी की सारी जो अपील्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ही कंबाइन कर दे सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सब में थोड़ा थोड़ा मुद्दा अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक साथ ये सुन सकता है सब एसएलपीस को, सब पब्लिक इंटरेस्ट। एक टेंटेटिव डेट आज एनटीए को 8 तारीख की दी है। 8 तारीख बहुत लंबा समय नहीं हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग रोकने से भी इनकार कर दिया है। देखिए, काउंसलिंग चल रही, उनको डिटेल रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि अभी एनटीए को अगर वो काउंसलिंग शुरू करेंगे और रिप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगी, वो नहीं दे पाएंगे, तो बल्कि काउंसलिंग रिवर्स भी हो जाएगी। अच्छा, रिवर्स हो सकती है, ऐसा मुमकिन है? नॉट वरीड जो आज बिल्कुल दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर। जो सुप्रीम कोर्ट फाइनली, आप काउंसलिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम, पर अगर बाद में पता लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली वो रिवर्स हो जाएगा। इसी के साथ नितिन विजय, यहाँ पर एक और चीज आती है। देखिए, अगर आपको याद हो तो 2015 में शायद इस तरह का मामला आया था, जब सीबीएसई ने कहा था कि केवल 44 स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें लिप्त हैं पेपर लीक वाले मामले में, बाकी नहीं है। लेकिन तब कोर्ट ने अपना फैसला पूरा पलट दिया था, तब भी कैंसिल हुआ था, री एग्जाम हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। नितिन विजय, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 44 बच्चों के लिए बोला था कि इससे 44 बच्चों ने चीटिंग करी है, ऐसा सीबीएसई ने बोला था। हाँ। अच्छा, बता दो, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सीबीएसई और एनटीए की, ये तो बात सीबीएसई की हो रही है। पहले एआईपीएमटी, जो कि नीट का एक प्रारूप था, पहले एआईपीएमटी से मेडिकल कॉलेज में जाते थे, एम्स का एग्जामिनेशन अलग होता था, उसमें कंडक्शन बॉडी सीबीएसई खुद हुआ करती थी। उसके बाद पूरे एग्जामिनेशन को एक रूप में लाने के लिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, जो अब नीट का एग्जामिनेशन कराती है। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी भी है। लेकिन मामला एआईपीएमटी जो पहले थी वो अब नीट है, और जो पहले सीबीएसई कंडक्शन बॉडी थी वो अब एनटीए है। तो यानी कि बातें बिल्कुल सेम है। जैसे अभी एनटीए बोल रहा है, वैसे उसने सीबीएसई ने बोला कि 44 बच्चों में ही चीटिंग हुई है। ऐसे एनटीए कुछ बोल रहा है कि कुछ ही 20 बच्चों में चीटिंग हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय कोर्ट नहीं, ये तो ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो चीटिंग की बात ही नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि एनटीए ने अभी तक वो जो पेपर लीक वाला मामला है, जिसमें 13 लोग अरेस्टेड हैं, उसको लेकर अभी तक एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है। एफआईआर हो चुकी है उस पर।
बिल्कुल हो चुकी है। और एफआईआर को आप ध्यान से देखेंगी मैम तो आपको समझ में आएगा कि एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि एक अमर जी ने एफआईआर दर्ज करी थी कि एक बच्चा है, बच्चे का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक बच्चे ने एक्सेप्ट करा है कि एक रात पहले उसके पास पेपर आ गया था और जो पेपर उसने सॉल्व करा वो ही पेपर उसे अगले दिन मिला। अच्छा, आप खास बात देखिए, उसके बाद पटना पुलिस ने एनटीए से डिमांड करी कि आपने जो पेपर कंडक्ट कराया है उसको आप लीगल तरीके से हमको दिखाइए, ताकि हम जो बच्चे से हमें पेपर मिला है उससे उसे कंपेयर कर सकें और ये जान सके कि क्या पेपर वही था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक एनटीए ने वो पेपर पटना पुलिस को मुहैया नहीं कराया। बिल्कुल, कुछ जो याचिकाएं गई हैं नितिन जी, कुछ याचिकाएं जो गई हैं उसमें इस बात को भी इंक्लूड किया गया है कि एनटीए ने अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया, और ये पता चल जाने के बाद, अरेस्टिंग हो जाने के बाद भी क्यों एग्जाम कंडक्ट किया गया। बहुत सारे लूप होल्स हैं। वैभव पांडे हमारे साथ मौजूद है। वैभव, देखिए, आज की तारीख में रोज सुबह उठ के प्रदर्शनों की तस्वीरें हम देखते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं कि आज ये होगा, ये हो गया, लेकिन वो तमाम माता पिता और वो तमाम बच्चे जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई की है वो जरूर फिक्रमंद होंगे कि उनका भविष्य कहां है। जी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं आपको क्लासरूम में लेके चलता हूं। अगर आप एक क्लासरूम में बच्चों से पूछे ना कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो 90% बच्चे बोलते हैं कि ज्यादा पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं। बस 5 से 10% बच्चे आज ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि नहीं, देश की सेवा करनी है, नहीं हमें समय ज्यादा दे सकते हैं, पढ़ाई ज्यादा कर सकते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं, जो डॉक्टर बन के देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो एक लंबी पढ़ाई के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बच्चे जब कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा कि पेरेंट कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हम बस एक काम कर सकते हैं कि उनसे सवाल ना पूछकर, अगर उनका रिजल्ट 19-20 है भी, तो भी उनको ये समझाएं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। बहुत सारे डिस्कशंस में ऐसे बात चल रही है एज इफ सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पहली बात तो अभी मामला विचाराधीन है, और उसके अलावा जो एक अंदर से एक बात होती है ना कि एक होप रहनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैं चाहूंगा कि हैं तो ये साइंस के बच्चे, लेकिन थोड़ा लिटरेचर में ये रिफ्यूज ढूंढे इस समय। कहते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज शहर छाया देता केवल अंबर, आंधियां लोरियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो अगर एक परेशानी इस समय आई है तो सूरमा भी वही बच्चे निकलेंगे जिनको ये टफ टाइम ग्रेट मैन बनाए। सर, 23 लाख बच्चे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अब आप ये सोचिए कि आज अगर ये पूरा मामला हुआ, आज अगर, और ये आज की बात नहीं है, देखिए लगातार हम गुड न्यूज टुडे पर मुहिम चला रहा है और हम तमाम बच्चों से भी बातचीत हम कर रहे हैं, हम उन इंस्टीट्यूशन से भी बातचीत कर रहे हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं इन सब की। लेकिन एक चीज जो कॉमन है कि हर साल थोड़ी बहुत धांधली जरूर सामने आती है। एक एग्जाम्पल तो हमने आपको 15 का ही दिया, जब कोर्ट में मामला पहुंच गया था, जब कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया था। अब सोचिए उसके बाद से ये चीजें सेटल नहीं हुई हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। जो बच्चा पिछले 4-5 साल से, जिसके पास शायद खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि वो डॉक्टर बन जाए या फिर वो मेडिकल फील्ड में चला जाए, और आज जब उसको लगता है कि इस तरीके से ये पूरा मामला हो गया, तो वो खुद को तो चीट मानेगा ही ना कहीं। और एक उम्र होती है, आप देखिए वो उम्र क्या है, वो उम्र ये बहुत ही नाजुक उम्र है अगर देखा जाए। जी, और इसमें सबसे जरूरी एस्पेक्ट ये है कि ये तैयारी और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इसलिए इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं वाकई जिनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अब वो इसके बाद 1 साल और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्लैरिटी अगर अभी नहीं आ पाई तो ये देश के साथ तो धोखा ही है, उन बच्चों के साथ धोखा है जो शायद किसी बड़े एग्जाम की तैयारी लाइफ में कभी करे ही ना, ये मान के पूरा सिस्टम गलत था। तो अगर इस चीज की वैक्सीनेशन, इस चीज का इंजेक्शन इस समय नहीं लगता है तो ये बात सालों के लिए रह जाएगी, और ऐसे बच्चे कल को कोई भी बड़ा एग्जाम देने की सोचेंगे तक नहीं। तो अगर इसको आज करेक्ट नहीं करा गया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ये कुछ उसी तरह से है कि अगर जिस तरह से भीष्म पितामह शांत रह गए थे कौरवों की सभा में, कुछ उसी तरह की गलती सारे बुद्धिजीवी और हम लोग करेंगे अगर इस बात को जोर शोर से ना। एक बार जरा एडवोकेट दिनेश जी से भी बात करना चाहेंगे। ये बताइए दिनेश जी, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से मना कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि एनटीए अपना जवाब रखे, क्या लग रहा है ये मामला लंबा खींचेगा क्या? देखिए, लंबा तो एनटीए पे डिपेंड करता है कि वो अगर जल्दी से रिप्लाई करते हैं, बट उनको बहुत सारे जवाब देने हैं एनटीए को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितने भी इश्यूज हैं,
और मैं समझ सकता हूँ अभी एनटीए वाले बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक रिप्लाई एफिडेविट के फॉर्म में दीजिए। अब जो भी वो बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो कंटेम्प्ट में जाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनटीए पे बहुत डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो रिजॉल्व करना चाहते हैं इस इशू को या देर करना। एक खबर ये भी है कि एक जवाब एनटीए कल भी दाखिल करने वाला है बुधवार को। हाँ, देखिए वो पूरा कर रहा है, वो दूसरे केस में कर रहा है। जो पहले फाइल हुआ था रिजल्ट से, उसमें इश्यूज पूरे नहीं थे। जो हमने इश्यूज लेके आए हैं उस पर रिप्लाई फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा। कमेटी वो एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही, कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए, हाउ डिड दे से कि कितना टाइम लूज हुआ, हाउ डिड दे डिफाइन दैट। एनटीए को बहुत सारे जवाब देने और अभी वो पार्शियल एफिडेविट, पार्शियल रिप्लाई दे रहे हैं कि पूरा रिप्लाई दे रहे हैं। आज की सुनवाई में कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर जवाब मांगा है सर एनटीए से, एक बार अगर आप बता पाए तो। हाँ, तो आज उन्होंने जो ये पीआईएल फाइल की थी वो रिजल्ट से पहले उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी थी। तो वो मेनली थी जो चीटिंग हुई थी उस बेसिस पे थी। तो उस बेसिस पे जो एफआईआर्स हुए थे उनके बेसिस पे ज्यादातर किया है। हमारा जो अभी जो पीआईएल आएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मेनली है कि आपने ग्रेस मार्क्स जब, और वो भी तब बताए जब हमने कहा कि ये मार्क्स तो टोटल हो ही नहीं सकते, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, ये मार्क्स आपके स्टूडेंट्स के आ ही नहीं सकते। तब उन्होंने कहा अच्छा हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो ये अभी जो इशू आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कल या परसों जब भी आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अलग इश्यूज हैं, वो रिप्लाई एनटीए ने अलग देना है। मेरे ख्याल से ये जल्दी इशू डिसाइड करना है। बहुत सारी याचिकाएं हैं सर। एक और बात, फिर उसके बाद मैं अगले गेस्ट पे जाऊंगी। एक और चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं मामले में गड़बड़ी है या कोई धांधली हुई है, तो क्या ये मामला आगे खिंच सकता है लंबा? तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कह सकता है कि काउंसलिंग जो अभी तक हुई है उसको रोक दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, या री एग्जाम हो या रीचेकिंग हो, कुछ इस तरह की बात हो सकती है कि आगे मामला यानी लंबा खिंचेगा या जल्दी निपटेगा? देखिए, एंटायरली इन्वेस्टिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट करेगी उसके रिजल्ट पे ये डिपेंड करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इवन जो काउंसलिंग हो रही है, जो उन्होंने बहुत कहा जा रहा है मीडिया में कि उन्होंने स्टे नहीं दिया, आई एम नॉट एट ऑल वरीड। वो काउंसलिंग रिवर्स भी हो सकती है, री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकती है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगा कि धांधली हुई है, और वो जांच के बाद ही पता लगेगा, और जो मेरे ख्याल से हुई है, नहीं तो वी आर एलिजिंग दैट कंप्लीटली कि ये मास स्केल पे एक तरीके से चीटिंग हुई है स्टूडेंट्स के साथ, और मैसिव स्केल पे हुई है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट इस यानी बिल्कुल सर, लौटती हूँ आपके पास। यानी नितिन विजय, सीधे तौर पर अगर ये देखा जाए कि कोर्ट अभी फिलहाल इंतजार कर रहा है कि एनटीए जवाब क्या देगा। देखिए, अलग अलग याचिकाएं, उन तमाम याचिकाओं में वो सारी बातें हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं यहाँ पर। पहले ही बोला, शिवांगी मिश्रा वाला इशू बिल्कुल अलग था। अब जो पीआईएल दर्ज हो रही हैं उनका इशू बिल्कुल अलग है। उनको बहुत सिलसिलेवार हम लोगों ने स्ट्रक्चर करके अपनी जो पीआईएल है वो दर्ज कराई है। हमारे मोशन की पीआईएल को दिनेश जी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस मंच पे साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपसे हमारा बहुत देर मंथन हुआ, चिंतन हुआ कि हमें कैसे करना चाहिए। दो बार हमने पूरे पीआईएल को पढ़ी, हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करके उसको सुप्रीम कोर्ट में दायर करा है। मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होना चाहिए वो सबसे पहले ये होगा कि एक कमेटी गठित करे, जैसे कि एनटीए ने पहले कमेटी गठित करी थी, पर उसमें एनटीए के मेंबर्स थे। जब सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को गठित करेगा और उनसे निर्णय लेगा तो एनटीए के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट इस मंच से हम करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मीडिया से, मीडिया ट्रायल भी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है निर्णय को। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो मीडिया ट्रायल में हमेशा ये बात बोली जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है, कि इसका निर्णय बहुत जल्दी आए,
इसको हम नितिन जी, delay नहीं कोशिश कर सकते। देखिए, हमारी गुड न्यूज टुडे की कोशिश यही, हम तो एक मुहिम के तौर पर इसको ले रहे हैं। हम लगातार कल से इस पर बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोग जो भी याचिकाएं लेकर जा रहे हैं, कोर्ट का पक्ष हम रख रहे हैं। हम कोशिश तो यहां तक सर कर रहे हैं कि हम खुद एनटीए से बातचीत करें। एनटीए की तरफ से कोई आकर अपनी बात रखने को तैयार ही नहीं है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं सर। मामला अगर कोर्ट में भी है, इसीलिए हमने एडवोकेट को भी यहां पर बिठाया है। मामला अगर कोर्ट में भी है, कोर्ट भी इस बात का संज्ञान लेगा और कोर्ट को भी पता है कि ये बच्चों के भविष्य की बात है। शिव खेड़ा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यही बात है शिव खेड़ा जी, देखिए मामला बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, पेचीदा हो गया है। बच्चे सड़कों पर हैं, वो बच्चे जिनको इस वक्त काउंसलिंग में जाना चाहिए था, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि आगे होगा क्या। शिव खेड़ा जी, देखिए सबसे बड़ी चीज इसकी जिम्मेवारी किसको जाती है? द एजुकेशन डिपार्टमेंट, they need to make sure that these things are done right. And number two, if it is in court, then court must take a decision right on the spot. इसको drag तो नहीं कर सकते ना, बच्चों के भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते. So they have to give an order, whatever decision they are making, they have to make a decision right on the spot and be done with it. And whether the papers got leaked, how it came out, what happened, exactly what the details are, the court has to investigate and check out and do it. बट अगर कहीं पेपर के ऊपर लीक हो गया है तो कैसे लीक हो गया है? ऑब्वियसली देयर इज ए लीकेज समवेयर, वेदर इट इज करप्शन, समबडी इज पेड मनी, कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, ऐसे थोड़ी लीक हो जाता है। एंड ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं? इन द लास्ट 2 years, in years 21 and 22, there was only 1 topper and 2 toppers and 3 toppers, 2 toppers. But this time there are 67 toppers. How do you have that kind of a thing happen? It is unusual. This is not common. So whatever has happened, I mean, at least somebody has to take responsibility, accountability, and they must lose their job. See, खाली यहाँ पर बात करने से टीवी पे एक इंटरव्यू हो गई and that's the end of it. What is the root cause? Maybe कहीं पर किसी ने पैसे दिए, करप्शन हुई, ब्यूरोक्रेसी हुई, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। So whoever is accountable, their job must be out. They must be thrown out of the jobs, and they should be accountable. They can't play with the future of the children right here the way they are doing. अब इस दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है। क्लैरिटी नहीं है ना सर, क्लैरिटी एनटीए की तरफ से नहीं दी गई और इसीलिए देखिए मजबूरन बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ा। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको कोर्ट में जाना पड़ा। मैं क्लैरिटी है, कंफ्यूजन कोई नहीं है, करप्शन है सिर्फ। we can't hide behind the word कि क्लैरिटी नहीं है, सबको क्लैरिटी है। सर ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए? आपने एफआईआर होने के बाद भी पेपर कैसे कंडक्ट करवा लिया? आपने क्यों नहीं पेपर क्रॉस चेकिंग के लिए अभी तक भेजा? सर इसको हम यही कहेंगे कि ये क्लैरिटी नहीं है, या फिर वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए उनकी साख पर भी बात आती है। फिर मैम क्लैरिटी है, कहीं ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है मैडम, कुछ क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जब आदमी अपनी गलतियां ठीक से एक्सेप्ट नहीं ना करता है, दे ब्लेम द सिस्टम, दे ब्लेम द कंप्यूटर, दे ब्लेम समथिंग एल्स। दैट इज नॉट द आंसर। सो क्लैरिटी बिल्कुल है सामने। अब देखिए वही पूना में जो जज ने दिया, वही कि ऐसे लिख दो बच्चे के लिए, वो ये थोड़ी उसका अपना बच्चा मर जाता तो वो ऐसे लिखवाता क्या? मैम क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब करप्शन है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी है, सारी गड़बड़ है। तो अब जब इतनी सारी याचिकाएं सर पहुंच चुकी है कोर्ट पे, जाहिर सी बात है कि प्रेशर बन रहा है और कोर्ट भी इस बात को देख रहा है, कोर्ट भी इस बात का संज्ञान ले रहा है कि इतने बच्चों का, सर 23 लाख बच्चे हैं इस बार जिन्होंने परीक्षा दी है, और वो सभी लोग एक नजर से इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है। कोर्ट ने हालांकि एनटीए से जवाब मांगा है। चर्चा नीट परीक्षा को लेकर हो रही है, नीट कितना नीट, मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने एनटीए से भी जवाब इसको लेकर मांगा है और फिर उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। नितिन विजय, अब आपके पास आते हुए देखिए, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं धांधली है, एनटीए के जवाब का इंतजार है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी तरफ से जवाब रखेगी,
तमाम सवाल हैं, जिसमें जो याचिका आपकी तरफ से दी गई हैं वो ग्रेस मार्क्स को लेकर हैं। कुछ याचिकाएं ये भी हैं कि जब पहले पेपर लीक हो चुका था तो फिर उसके बाद पेपर क्यों करवाया गया, और इसमें भी क्लैरिटी नहीं कि ग्रेस मार्क्स देने चाहिए नहीं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिए हैं तो किस आधार पर दिए हैं। ऐसी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी याचिकाएं, लेकिन सवाल यहां पर बच्चों का है। अगर कोर्ट ये समझती है कि इसमें धांधली हुई है तो हमारे साथ एडवोकेट साहब भी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मामला लंबा खिंच सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसको बहुत फास्ट पेस पे करना पड़ेगा। मैं फटाफट से आपको एक बार जो ज्वलंत आठ मुद्दे हैं और उस पर क्या इनको करना चाहिए फटाफट से आपको बताता हूं, ताकि हम दर्शकों को ये समझा पाए कि गड़बड़ी 8 मुद्दे तो मेजर हैं बिल्कुल। पिछली बार 605 नंबर के ऊपर 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे हैं। क्या एकदम से इतने बच्चे इंटेलिजेंट हो गए? पहला मुद्दा। एक ही सेंटर से, एक ही जगह से 8 बच्चे कैसे टॉपर आ सकते हैं और 67 टॉपर कैसे आ सकते हैं 720 में से 720? ये पचने वाली बात नहीं है। पटना एफआईआर जो डिमांड कर रही थी कि पेपर हमें दीजिए, वो एनटीए ने क्यों नहीं दिया? 4 जून को जो रिजल्ट आया वो 4 जून को क्यों दिया गया जबकि 14 जून डेट थी? ग्रेस मार्क्स विदाउट इंटीमेशन क्यों दे दिए गए जबकि बात हो रखी थी कि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं था? आज तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, ग्रेस मार्क्स दिए गए 1563 बच्चों को, जो अगला मुद्दा है, 1563 को क्यों दिए गए? या तो आप पहले बताते कि जिन जिन सेंटर्स पे अनियमितता हुई है उनकी बच्चे शिकायत करें और उन सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जिनको शिकायत करी गई सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। जो फॉर्मूला लगाया गया वो क्लैट 2018 अपेक्स कोर्ट का एक रूलिंग है, उस पर दिया गया। उस पर साफ साफ बताया गया था कि ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए वैलिड नहीं है। फिर ये इस पे क्यों अप्लाई करा गया और वो फॉर्मूला एफिशिएंसी पे बनाया गया जो नीट के एग्जाम में बिल्कुल कारगर नहीं है। यानी कि अगर फॉर्मूला लगाना भी था नॉर्मलाइजेशन का तो सबसे पूछकर और पहले से बताया हुआ होना चाहिए। एक आयुषी केस जो चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 240-411-840-741 उस बच्ची का रोल नंबर है, जबकि उसका इस रोल नंबर के बेसिस पर रिजल्ट खुल ही नहीं रहा। उसका रिजल्ट किसी और रोल नंबर पे खुल रहा है जो बीच में डिजिट 8 नंबर आई है, उसकी बजाय 3 नंबर पर डिजिट लिखने पर उसका रिजल्ट खुल रहा है। कहीं डेटाबेस में तो गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब जो हो ये भी हाँ, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं, जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो मैं रखना चाहता हूं, हाँ। कि पूरे नीट को एग्जामिनेशन को अगर दोबारा नहीं भी कराया जा रहा है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट कमिटी बनाकर एनटीए से डेटा लेकर ये पता कर सकती है कि किन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है। उन सेंटर्स को अलग हटा दिया जाए, उन बच्चों को काउंसलिंग का पार्ट ना रखा जाए, भले नॉर्मल काउंसलिंग चलती रहे। जैसे कि दिनेश जी ने भी बोला कि अगर काउंसलिंग चलती भी रहेगी पर जो बच्चे चीटिंग में लिप्त होंगे या जो सेंटर्स में गड़बड़ी होगी उनको हटा दिया जाएगा और उन सेंटर्स पे वापस रीनीट कराया जाएगा। और जैसे जेईई मेन में नॉर्मलाइजेशन होता है वैसे नॉर्मलाइजेशन कर उनको दोबारा इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है। एक प्रावधान ये भी हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी खंगाल लेते हैं। यहाँ पर नितिन जी ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे ऐसे उन सेंटर्स पर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई करके एग्जाम दिया है, तो यही उनके भविष्य की भी बात करनी होगी। यहाँ यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि पूरे एग्जामिनेशन रीनीट के फेवर में तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी नहीं हूं, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है। जिस बच्चे ने पूरी मेहनत कर नंबर लाया उसे दोबारा एग्जामिनेशन देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ऐसे 40 से 50 हजार बच्चों के सेंटर्स निकलेंगे, उनको ही सिर्फ रोका जाए ताकि अन्याय सारे बच्चों के साथ ना हो जिन्होंने वास्तविकता में 2 साल 3 साल मेहनत कर खुद को कमरे में बंद रखकर सारी तपस्या कर अपने सारे सेक्रीफाइस कर जो रिजल्ट लाए थे उन्हें दोबारा अगर एग्जामिनेशन देना पड़ा और दुर्भाग्यवश उनका रिजल्ट अपेक्षित नहीं आया क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में है, तो जीवन भर उसको इस बात का मलाल रहेगा। शायद हमारे लिए समय निकल जाएगा पर किसी दिनेश जी को एक बार इंक्लूड करूंगी, लेकिन हाँ उससे पहले जरा एक बार वैभव पांडे आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब ये इतना पेचीदा मामला हो गया है, शिव खेड़ा जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि मंशा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो बेचारे बच्चे आज की डेट में खुद को चीट मान रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है। जितनी जल्दी निर्णय होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। निर्णय क्या होगा? जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक वो असमंजस की स्थिति रहेगी। जी, जब तक निर्णय नहीं होगा असमंजस की स्थिति होगी, लेकिन मैं 3 श्योर शॉर्ट सोल्यूशन बताता हूं बच्चों के लिए जो उनको अभी करने चाहिए। निर्णय तो बच्चों के हाथ में है नहीं। सबसे पहला सोल्यूशन ऋग्वेद में है मेखला बंधन, यानी कि एक सूती का धागा मैं अपनी कमर में बांधूं और ये प्रण लूं कि जब तक डॉक्टर नहीं बनूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा।
चाहे ये एग्जाम का रिजल्ट इस बार मेरे नतीजा मेरे फेवर में आए ना आए, लेकिन मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, परिस्थिति से हार नहीं मानूंगा। एक लाइन आती है, सिस्टम का क्या कीजिएगा सर, सिस्टम का क्या कीजिएगा, यही सवाल है। जी मैं वही कह रहा हूं, सिस्टम से लड़ना तो जरूरी है ही, और सिस्टम से लड़ने के लिए गुड न्यूज टुडे टीवी और अभी यहाँ पे मैंने देखा वकील साहब भी इतनी कुछ मेहनत कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बच्चे इस मोमेंट पे जब तक नतीजा नहीं आता तब तक हार ना माने, उनका मनोबल बनाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उस तरफ बात को मोड़ रहा हूं। ठीक है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये मान के चलें कि अगर वाकई कोई गड़बड़ हुई है और वो करेक्ट होती भी है और उसमें कुछ महीने लग जाते हैं, तो उन महीनों के दौरान बच्चों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मैं कह रहा हूं, देखें आगे क्या होता है, देखते हैं कि आगे परिस्थिति सुधरती है, और अगर आगे परिस्थिति सुधरती है तो जो स्ट्रांग बच्चे हैं, जो स्ट्रांग बने रहेंगे इस दौरान, वो कल को कहानियां सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी विपत्ति को पार पाया था। ये कहानियां बनेंगी, ये किस्से बनेंगे, और ये जीत की कहानी बनेगी अगर इस समय बस हम अपनी लड़ाई जारी रखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चैनल्स में हो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें कि अपना मनोबल टूटने नहीं देना है, और ये बात पेरेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन एडवोकेट दिनेश जोटवानी हमारे साथ मौजूद है, आपसे ये जानना चाहूंगी अभी तक की अगर बात की जाए तो कितनी याचिकाएं कोर्ट में हैं, और क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं जब एक ही तरह के मामले को लेकर अलग अलग याचिकाएं होती हैं तो कोर्ट सभी का संज्ञान एक साथ ले लेता है, क्योंकि ये मामला पहली बात बहुत सेंसिटिव है, 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। काउंसलिंग भले ही फिलहाल कोर्ट ने कहा कि चलने दी जाए, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट को निर्णय जल्दी लेना होगा। क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है आगे, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो हमने हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो एनवी सर जहाँ पे बैठे हुए हैं, नितिन जी, उनके बिहाफ पे उसी ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जब हमने फाइल किया था तो 20,000 स्टूडेंट्स जुड़ गए थे उसमें। तो मैसिव स्केल है। आप कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय मैं कह नहीं सकता, बट हाँ, जिस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं, मेरे पास रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं, रात भर आ रही हैं, दिन भर मेरा मोबाइल नंबर पे आ रही हैं, ईमेल्स से आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रही हैं, ये तो बहुत मैसिव स्केल है और सबके सब डिसअपॉइंटेड हैं। पेरेंट्स फोन कर रहे हैं, मदर्स फोन कर रही हैं, तो और बहुत सारे आना चाहते हैं। मान लो एट दिस मोमेंट 1 लाख सुप्रीम कोर्ट के सामने इन दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर पीछे जो है और भी लोग हैं जो नहीं अप्रोच कर पाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मैसिव स्केल पे सुप्रीम कोर्ट सब जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लॉट ऑफ इमोशंस आर देयर। मैं तो लीगली हैंडल कर रहा हूँ केस को, लीगली एज आई सेड वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट। एनटीए एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उन्होंने फ्लॉज किए हैं, हर जो भी उन्होंने जवाब दिया है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है पिछले जवाब से, तो वो तो फंसते ही जा रहे हैं। अब आगे भी जवाब देना है उनको देना पड़ेगा। गलत बोलेंगे तो कंडेम्प्ट में जाएंगे। तो एक हो गया लीगल एस्पेक्ट जिसमें बहुत लाभ आएंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स के, ये एक बच्चे की बात नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी बात है। बच्चा 3-3 साल 4-4 साल करता है कम। सर मैं आपके पास लौटती हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। शिव खेड़ा जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। एक लीगल पहलू जो कि कोर्ट में अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है, लेकिन दूसरा एक इमोशनल पहलू भी है। आज की तारीख में अगर देखा जाए बच्चों पर, उनके माता पिता पर, क्या उनकी मनस्थिति, क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी इस टाइम पर। और देखिए सड़कों पर आ गए हैं बच्चे। मैं मैडम एक ही बात कहना चाहूंगा, वो ये है क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपना टाइम लगाता है, ये नहीं सोचता कि 23 लाख बच्चों का भविष्य यहाँ पर अभी हैंग कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो टेररिस्ट था जिसको फांसी लगनी थी, आधी रात तो उसके लिए कोर्ट खुली, आपको याद होगा, उसके लिए आधी रात को मिड ऑफ द नाइट कोर्ट लगी उसके लिए ताकि उसकी याचिका चेक होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सिमिलरली व्हाई डोंट दे गिव इट ऑन प्रायोरिटी एंड गेट द कोर्ट्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड टेक अ डिसीजन, ताकि 23 लाख बच्चों का भविष्य को लटका के न रखें इसको। तो ये बहुत
आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ नॉट, जिम्मेवारी जिसको नहीं उठानी है ना, वो ब्लेम करेगा, कभी सिस्टम को ब्लेम करेगा, कभी जज को ब्लेम करेगा, निभाने को करेगा। somebody has to be accountable, and जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी मैडम, कुछ नहीं होगा। इस साल हुआ, अगले साल कुछ और हो जाएगा, उससे अगले साल कुछ और हो जाएगा। ये तो होता ही है ना सर। ये तो आज हमने देखा कि नीट में इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में पेपर लीक के इश्यूज नहीं आ रहे हैं। हर राज्य से पेपर लीक के इश्यूज आते हैं, और इस बार तो चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का इशू बना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मेरा वही कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कोर्ट ने, जुडिशरी ने ईमानदारी से काम किया होता तो क्या सोचते हो कि ये सब हो सकता है आज तक? जिस तरीके से ये लोग निकल जाते हैं एंड दे गो स्कॉट फ्री। जिसके पास पैसे ज्यादा है, इधर उधर अच्छा वकील कर लेता है, आगे निकल जाता है। एंड देयर हैज टू बी सम इंटेग्रिटी इन द जुडिशरी एंड मूव ऑन। देयर इज नो अदर आंसर। बिल्कुल। दिनेश जी, बहुत अच्छी बात हालांकि शिव खेड़ा जी ने कही है। देखिए, ये बच्चों के भविष्य का मामला है, और ये पहली बार नहीं हुआ है पेपर लीक। यहाँ पर नीट पर बहुत बवाल हो रहा है, लेकिन इससे पहले पेपर लीक हुए हैं। क्या वक्त आ गया है कि इसको लेकर कानून में एक कुछ बदलाव आए, कुछ बड़ा बदलाव आए, कोई सजा का प्रावधान इस पर होना चाहिए? हालांकि आज ही की अगर बात बताऊं तो योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया, राज्य सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पेपर लीक को लेकर वो एक नया कानून भी ला रहे हैं जिसमें सख्त कार्रवाई होगी। क्या कोर्ट को इसी के साथ साथ, अगर धांधली मिलती है तो इसी के साथ साथ इसको रोकने के लिए क्या सख्त कानून लाने की जरूरत नहीं है? हाँ, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और जो शिव खेड़ा जी ने कहा, मैं उनको काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, काफी टाइम से उनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं। अच्छा, एक चीज और, उनका एक और सवाल था, मैं दूसरा भी साथ ही साथ रिपीट कर दूं। वो भी सवाल बहुत अच्छा है कि क्या इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह डिसीजन नहीं हो सकता है क्या? हाँ, तो वही मैं जवाब दूंगा जी इसी बात का ही। आई विल डिफेंड द जुडिशरी, आई विल डिफेंड ऑनरेबल कोर्ट्स इन दिस, ऑनरेबल जजेस इन दिस। देखिए, इतना बुरा ऑर्डर नहीं किया है। देखा जाए, कोर्ट ने एनटीए को बोला है कि आप जवाब दीजिए। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यही कहना बहुत बड़ी बात होती है कि यू फाइल अ एफिडेविट बेस्ड ऑन व्हाटएवर हैज बीन सेड बाय द पिटिशनर्स। तो अगर उनको और एनटीए ने फिर अब मीडिया को नहीं एड्रेस कर रहे या कोई पब्लिक नोटिस नहीं निकाल रहे, अब उनको इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट जवाब देना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा वो चलेगी। वो टू बी फेयर ऑन द कोर्ट, वो रात को बैठ के अगर डिसाइड करेंगे, वन साइडेड करेंगे कि जो मैंने कहा सच है, इस तरीके से कोर्ट नहीं चलेंगे। कोर्ट को दूसरी पार्टी से भी सुनना पड़ेगा। और आई थिंक ये बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है कि एनटीए को बोला है आप एफिडेविट फाइल कीजिए, एंड डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिए ऑन ऑल द पॉइंट्स दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट। So let's see. Maybe the hearing did not take place in the middle of the night. 8 तारीख की डेडलाइन दी है क्या, या फिर उससे पहले है? उससे पहले उनको फाइल करना है। 8 तारीख को तो हियरिंग है। 8 को हियरिंग है, ठीक है। उससे पहले करना है। हाँ जी। और मैं ये भी नहीं कहता कि 8 तारीख को डिसाइड कर देंगे। आप कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो हर तरीके से सुनते हैं, हर एंगल से सुनते हैं, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वी विल गेट जस्टिस बिफोर द कोर्ट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट दिस फैक्ट। बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि एनटी की साख का सवाल भी है, हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी हम शिव खेड़ा जी से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने 2-3 बातें कही, 2-3 पॉइंटर्स बहुत अच्छे। पहली बात तो डिमांड वो यही कर रहे हैं कि क्यों नहीं इसको फास्ट ट्रैक में ले जाता है, जल्दी कम से कम इस निर्णय इस पर आ जाए। 23 लाख बच्चों का सवाल। और दूसरी बात यह है कि क्या इसमें कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए पेपर लीक को लेकर? नितिन, बिल्कुल सही बात बोली मैम इन्होंने, सर ने भी, कि सख्त कानून होने भी चाहिए। और ये एक सबक है पूरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कि आप देखिए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि नॉन ट्रस्ट एजेंसी तो नहीं बन गई है एनटीए। अगर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जहां से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो हम देश के भावी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से बहुत कड़ा मैसेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाना चाहिए। जो भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, जैसा कि बोला कि इच्छा शक्ति की कमी है। मैं कह रहा हूं 4 जून को रिजल्ट आया डेमोक्रेसी का, जिसमें करोड़ों लोगों ने वोट दिया और ईवीएम पे जो सवाल थे वो सारे हट गए।
क्या 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, जहां पर करोड़ों लोगों का वोटिंग डेमोक्रेसी जो हमारा है वो सुचारू रूप से हो सकता है? ये बात है इच्छा शक्ति की। तो सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करते हैं कि एक स्ट्रांग मैसेज दीजिए, कोई ऐसी चीज बताइए ताकि कोई भी टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है वो बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले, वो इस बात को समझें, उसको सीरियसनेस समझें कि जो बच्चे 2-2 साल 3-3 साल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसकी महत्ता क्या है। जब वो 2 साल खुद को कमरे में बंद रखकर सारी इच्छाओं को छोड़कर सारी जगह जाने को सेक्रीफाइस कर जब वो तैयारी करता है और उसे पता पड़ता है कि जिस एग्जामिनेशन को उसने दिया था वो ही ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो सोचिए उसके 2 साल जो उसने अपने जीवन के दिए उस पर क्या असर पड़ेगा, उन पेरेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की आवश्यकता है। इस लड़ाई के लिए जितना लड़ना पड़ेगा हम मिलकर लड़ेंगे, बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल। आपकी क्या बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशन से या फिर बाकी और पेरेंट्स वगैरह से बातचीत हो रही है, उनका क्या रिएक्शन इस पर आ रहा है? बिल्कुल, पेरेंट्स से हमारी लगातार बात हो रही है। पेरेंट्स बहुत दुखी हैं लगातार। कल हमने एक नंबर दिया था जिसमें हमने बोला था कि प्रूफ डालिए जिस भी बच्चों के पास है, क्योंकि मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ चाहिए, सिर्फ किसी भी इमोशनल बात से वो नहीं चलेगा। तो कम से भी कम हमारे पास 500 से 600 प्रूफ आ चुके हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता दूं। उसको हमारी पूरी टीम स्क्रूटनाइज कर रही है। जैसे ही पूरे उसमें फाइनलाइज होकर मिलेंगे हम आप लोगों के साथ भी साझा करेंगे, दिनेश जी के साथ भी साझा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको प्रस्तुत करेंगे। जितने भी हमारे और साथी सहयोगी जो हैं वो इसको मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्विटर पे बिल्कुल कोशिश करा था, नितिन, कोशिश हमारी भी है। देखिए हम गुड न्यूज टुडे की बिल्कुल ये कोशिश है कि हम भी बच्चों के साथ खड़े हों। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा सोच समझकर, और क्योंकि दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। जैसा कि दिनेश जी भी कह रहे थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी पूरी डिटेल्स मांगी गई है और उसके बाद ही कोर्ट अपनी तरफ से निर्णय कोई लेगा। फिलहाल काउंसलिंग जारी रखने की बात कोर्ट ने कही है। अगली सुनवाई 8 तारीख को है। उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि जो भी निर्णय हो वो बच्चों के हक में ही आए और निर्णय जल्दी से जल्दी आए। गुड न्यूज टुडे पर बच्चों की आवाज लगातार हम उठाते रहेंगे। फिलहाल तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।